नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड संबंधित आंकड़े लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष दी लर्न टॉप चैनल पर हाजिर हूँ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,57,000 के करीब नए केस दर्ज हुए हैं। जैसा कि ये लाल लकीर आपको बता रही है कि अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें, ये बात मैं बार बार रेखांकित करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। ग्रामीण इलाकों में शायद शहरी इलाकों से ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो ऐसा लग रहा है कि नए केसेस में जो रुझान है वो अब नीचे की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिख रहा है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 4,200 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 20 लाख से ऊपर सैंपल टेस्ट हुए हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये टेस्ट दोनों आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट का मिश्रण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अब भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से आ रहे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर से बता दूं कि ये आंकड़े बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि राज्य कितनी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहां तक मृतकों का सवाल है, महाराष्ट्र अब भी सबसे बड़ा भागीदार है पिछले 24 घंटे में। और जो पिछले 24 घंटे में एक छोटा सा फर्क आया है वो ये है कि कर्नाटक में ये भागीदारी थोड़ी सी कम हो गई है और तमिलनाडु की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो बहुत समय बाद भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस 30 लाख से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक राहत की बात है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में इस संख्या में 1,04,000 के करीब गिरावट देखी गई है। अब इस 1,04,000 में वो 4,000 भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन ये भी है इसका मतलब कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग कोरोना से ठीक होकर होम आइसोलेशन और अस्पतालों से निकले हैं, उनकी संख्या 1 लाख के करीब ज्यादा है उनके बनिस्बत जो कोरोना के संक्रमण की वजह से अस्पतालों या होम आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं। एक्टिव केसेस में अब भी सबसे ज्यादा भागीदारी कर्नाटक की है, फिर महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और अब हम एक ऐसे आंकड़े की बात करेंगे जो हम रोजाना सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन। हमें बताया जा रहा है कि हमने 18 से 20 करोड़ के बीच वैक्सीन लगा दिए हैं। निसंदेह ये एक गर्व की बात है कि भारत ने 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर भी किए हैं और साथ ही साथ अब तक भारत 18 से 20 करोड़ वैक्सीन लगा चुका है। लेकिन ये जो 18 से 20 करोड़ की संख्या है, इसके पीछे एक पेच है। वो पेच क्या है? वो पेच ये है कि संख्या से ज्यादा हमें अनुपात देखना पड़ेगा। हम 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला एक देश है। यदि हमारी जनसंख्या 30 या 35 करोड़ होती तो ये जो 18 से 20 करोड़ वैक्सीन लगाने की उपलब्धि है, ये बहुत मायने रखती। लेकिन क्योंकि हमारी जनसंख्या 125 करोड़ से ऊपर है, इसलिए अगर हम अनुपात देखें वैक्सीन और जनसंख्या का तो ये बहुत कम है। आप स्वयं सोचिए कि 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति 2 वैक्सीन लगने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है, अगर हम 100% वैक्सीनेशन टारगेट करते हैं तो हमारा लक्ष्य 250 करोड़ वैक्सीन है। उसमें से अभी हमने केवल 18 से 20 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं। और इस अनुपात का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है जब हम इसकी तुलना करते हैं बाकी देशों से। तो अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि प्रति 100 व्यक्ति कितने वैक्सीन लगे हैं। यदि हम इस बात पर अपनी नजर डालें तो ये जो लाल डंडी है भारत की, आपको काफी पीछे दिख रही होगी, क्योंकि अब तक ये जो संख्या है हमारे देश में वो 15 के आसपास है कि हमने प्रति 100 व्यक्ति 12 से 15 लोगों को या 12 से 15 वैक्सीन लगाए हैं। 12 से 15 वैक्सीन लगाए हैं हमने प्रति 100 व्यक्ति। अगर इसकी तुलना हम विकसित देशों से करें
काफी सारे विकसित देश हमसे पीछे भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान। लेकिन बहुत सारे विकसित देश हमसे आगे हैं। इजराइल, यूएई, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये जो नीले नीले जो बार हैं, जो नीली डंडियां हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वो काफी आगे हैं हमसे। अब इस ग्राफ में मैंने सारे देश तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा देश दिखाए हैं जो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं विश्व में। अब बात कर लेते हैं विकासशील देशों की। विकासशील देशों में भी हम काफी देशों से पीछे हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना, टर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, भूटान, कंबोडिया, तो हम इन देशों से अभी पीछे हैं। हाँ, ये भी सच है कि हमसे भी पीछे काफी सारे विकासशील देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया। लेकिन हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे आगे वाले देशों में से एक माने जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द ये जो वैक्सीनेशन की दर है अपनी, उसको बढ़ाएं और जल्द से जल्द इन सारे देशों से आगे निकल जाएं। हम तो ये भी चाहेंगे कि सारे देश 100% वैक्सीनेशन पर जल्द से जल्द पहुंचे। इसलिए एक बार फिर हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया है और टीका आपके आसपास उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। और अब आज का आखिरी सेगमेंट, आसान भाषा में। आसान भाषा में आज बात करेंगे एक ऐसे टर्म की जो हम बहुत समय से सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जब आएगी तो कोरोना कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये पूछा जाता है कि कब आएगी हर्ड इम्यूनिटी। तो क्या होती है ये हर्ड इम्यूनिटी? पहले ये समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी दो शब्दों से बना है, हर्ड और इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब होता है झुंड और इम्यूनिटी का मतलब होता है वो अवस्था जिसमें आपका शरीर किसी संक्रमण से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार होता है। तो कैसे बनाई जाती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी बनाने के दो तरीके हैं। यदि आपको संक्रमण हो जाए और आप उससे स्वस्थ हो जाएं, उसको आप पछाड़ कर ठीक हो जाएं, तो उस प्रक्रिया में आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी कहीं ना कहीं सैनिकों की तरह काम करती है, जो उस बीमारी को आपके शरीर के अंदर खत्म कर देती है। यही नहीं, पहली बार उसको खत्म करने के बाद ये एंटीबॉडी आपके शरीर में कुछ समय तक रहती है। अब कोरोना के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार जब आप ठीक हो जाते हैं तो कुछ महीने तक ये एंटीबॉडीज आपके अंदर रहती हैं। तो जब तक ये एंटीबॉडीज रहती हैं तब तक आप कोरोना से बचे रहते हैं, तो आप इम्यून हो जाते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा जो ज्यादा आसान तरीका है वो है टीका लगवाने का। टीका लगवाने से आपके अंदर शरीर में वो क्षमता बन जाती है जिससे संक्रमण जब आता है तो आपका शरीर उसको आराम से पछाड़ देता है। तो ये दो तरीके हैं इम्यूनिटी बनाने के। तो अब हमने समझ लिया कि हर्ड का मतलब क्या है और हमने समझ लिया इम्यूनिटी का मतलब क्या है। अब इनको जोड़ देते तो क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों का एक देश है। उसमें यदि 70 व्यक्ति इम्यून हैं, किस कारण से? या तो वो टीका लगवा चुके हैं या उन्हें अभी कुछ महीनों पहले संक्रमण हुआ था और वो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। तो अब जो संक्रमण का पात्र बन सकते हैं वो केवल बचे हुए 30 व्यक्ति हैं। इसका मतलब यह है कि संक्रमण के पास बहुत कम मौके हैं फैलने के लिए। ये जो 30 व्यक्ति हैं केवल यही संक्रमण फैला सकते हैं और यही संक्रमित हो सकते हैं। और ये जो 30 व्यक्ति हैं, बहुत चांस है कि वो उन 70 व्यक्तियों में से भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो ना वो उनको संक्रमण दे पाएंगे। और जो 70 व्यक्ति हैं वो तो आगे संक्रमण दे ही नहीं सकते। तो जनसंख्या में जब 1% ऐसा आ जाता है जनसंख्या का जो किसी संक्रमण से इम्यून हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि पूरी जनसंख्या कहीं ना कहीं अब इस बीमारी से सुरक्षित मानी जा सकती है। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और कोरोना के संदर्भ में इसका प्रतिशत जो बताया जा रहा है वो 60 से 70% है। मतलब क्या है कि जब तक किसी देश में 60 से 70% लोगों की इम्यूनिटी नहीं बनेगी कोरोना के संबंध में, तब तक कोरोना एक मुश्किल बना रहेगा। हर बीमारी का अपना एक अलग प्रतिशत होता है। तो कोरोना का एक्सपर्ट्स अभी कह रहे हैं ये प्रतिशत 60 से 70 के बीच में है। इसलिए एक बार फिर टीकाकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम टीका नहीं लगवाएंगे ये इम्यूनिटी नहीं बनेगी और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
तो यही था आज का एपिसोड, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा @कार्तिकेय बत्रा पर, मैं जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।